एक्शन पोटेंशियल इन ऐसे नोड आज हमने देखना है मेनली। ऐसे नोड क्या है? पेस मेकर ऑफ द हार्ट है। क्यों पेस मेकर क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसने कंट्रोल करना होता है हार्ट रेट को। अब फ्रीक्वेंसी कितनी होती है एक्शन पोटेंशियल की? फ्रीक्वेंसी इन ऐसे नोड तो वो तकरीबन होती है हमारे पास 60 टू 80 मिली वोल्ट पर मिनट। जब -60 मिली वोल्ट होता है ना ये, तो क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपको अटेन होती है और ये सेल्फ डीपोलराइजेशन है। फ्रीक्वेंसी कितना है? 60 टू 80 मिली वोल्ट पर मिनट। किसकी? ऐसे नोड की। और जो ऐसे नोड है ये क्या होता है, -60 मिली वोल्ट पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अटेन करता है और इसकी सेल्फ डीपोलराइजेशन होती है। उसके बाद आता है आपके पास थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक होता है? -60 मिली वोल्ट से -40 मिली वोल्ट। होता क्यों है ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल? ड्यू टू स्लो इनफ्लक्स ऑफ द फनी सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल एंड ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल। ये तीनों चीजें मिला के, सोडियम, कैल्शियम और ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल, इनमें स्लो इनफ्लक्स होता है जिसकी वजह से क्या होगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अटेन होगा ऐसे नोड के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रैपिड एक्शन पोटेंशियल। जो रैपिड एक्शन पोटेंशियल होता है उसमें क्या हो रहा है, रैपिड इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन हो रहा है। ठीक है, इसे आप क्या कहते हो? फेज जीरो। फेज जीरो में क्या होता है, रैपिड इन्फ्लक्स होता है कैल्शियम आयन का। अब ये जो इन्फ्लक्स है वो कौन से चैनल के ऊपर डिपेंडेंट है? ठीक है, तो चैनल कौन सा है हमारे पास? एल चैनल है, एल टाइप चैनल। ये क्या काज करेगा? डीपोलराइजेशन। फेज जीरो के अंदर डीपोलराइजेशन होती है और ये डिपेंडेंट है ऑन एल टाइप चैनल। उसके बाद है हमारे पास रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन को आप क्या कहते हैं? फेज थ्री। रीपोलराइजेशन में होगा क्या, पोटाशियम का इफ्लेक्स होगा, मैसिव इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम होगा इन फेज थ्री। और ये क्या काज करेगा? रीपोलराइजेशन काज करेगा। ये सारा किस में हो रहा था? हमारे एसए नोट या फिर पेस मेकर में हो रहा था। अभी हम देखते हैं कि वेंट्रिकल में क्या क्या होता है। वेंट्रिकल्स और एट्रिया, इन सब में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये आपका प्लेटो फेज है। वेंट्रिकल में थोड़ा प्लेटो फेज जो है वो लंबा हो जाता है, जबकि एट्रियम में ना ये रैपिडली डिक्रीज करता है। बस ये चीज इसमें याद रखने वाली है। अभी हम पढ़ते हैं इसमें होता क्या है। एक्शन पोटेंशियल इन वेंट्रिकल, एट्रिया एंड परकंजी फाइबर। अब सबसे पहले आता है हमारे पास फेज जीरो। फेज जीरो में जीरो है ना, तो उसके अंदर किसी किस्म का कोई अभी पोटेंशियल स्टार्ट नहीं हुआ, होने लगा है लेकिन स्टार्ट हुआ नहीं है। ठीक है, क्या होगा इसमें? सोडियम चैनल सिर्फ ओपन होंगे, सोडियम चैनल ओपन होंगे और कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद है आपके पास फेज वन। फेज वन क्या है? इनिशियल रीपोलराइजेशन फेज है। इसमें क्या होता है, जो इनएक्टिवेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो यहाँ पे ओपन हुए थे ना फेज जीरो के अंदर, क्या होगा, सोडियम चैनल इनएक्टिवेट हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होगा, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल ये ओपन होना शुरू हो जाएंगे। और हमने रिपोलराइजेशन को कैसे याद किया था पहले, ऊपर नर्व सेल के अंदर, न्यूरॉन्स में, आर से रिपोलराइजेशन, ओ से ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ, के फॉर पोटाशियम चैनल याद किया था ना, रॉक। ओपनिंग ऑफ पोटाशियम चैनल, उसमें क्या हो रहा है हमारे पास? रीपोलराइजेशन हो रही है। अब यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं? इनिशियल रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन जो है इसका क्या मतलब है कि पोटाशियम चैनल ही ओपन होंगे। तो क्या हो रहा है? वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल बिगिन टू ओपन। ठीक है, और जो सोडियम चैनल है वो क्या होगा, वो इनएक्टिवेशन उनकी होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास फेज टू। फेज टू के अंदर क्या आता है हमारे पास? प्लेटो फेज आता है। प्लेटो फेज को मैंने कैसे रेक्टिफाई कराया था? प्लेट के अंदर आपने कैल्शियम रख के देना है। ठीक है, तो ये है इसका प्लेटो फेज। अब क्या हो रहा है इसमें? कैल्शियम
इनफ्लक्स थ्रू आउट द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। अब इस कैल्शियम के इनफ्लक्स ने क्या करना है, पोटाशियम का जो ई फ्लक्स हो रहा था, जो बाहर निकल रहा था, किसमें, रिपोलराइजेशन फेज में, ये दोनों बराबर होंगे इन प्लेटो फेज। अब ये क्योंकि बराबर होते हैं, फिर जाके ये आपकी ये जो सस्टेनेबिलिटी है ना, ये वाली, ये अटेन होती है, इसी वजह से ये वाली चीज। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, रैपिड रीपोलराइजेशन। अब रैपिड रीपोलराइजेशन में क्या होगा, मैसिव पोटाशियम का इफ्लक्स होगा। रीपोलराइजेशन को हमने याद ही सिर्फ इसी के साथ किया हुआ है, पोटाशियम के इफ्लक्स से। तो क्या होगा, मैसिव पोटाशियम का इफ्लक्स होगा ड्यू टू ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल। अच्छा, लास्ट में क्या है हमारे पास, फेज 4 में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कब अचीव होगी, जिसमें इनवर्ट और आउटवर्ड करंट जो है वो दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल। यही जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, ऐसे नोट का पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल। उसमें क्या हो रहा है, फेज जीरो जो है, फेज जीरो उसमें सिर्फ और सिर्फ अप स्ट्रोक होगा, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। अब ये आपके पास एमसीक्यू आता है कि पेस मेकर की एक्टिविटी मेनली किस वजह से होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल की वजह से। ये आपका एमसीक्यू है। अच्छा, उसके बाद है फर्स्ट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल आर परमानेंटली इनएक्टिवेटेड। अब ये बार बार आया हुआ है और यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं। फास्ट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है वो परमानेंटली इनएक्टिवेटेड है। क्यों इनएक्टिवेटेड है, क्योंकि इसकी लेस नेगेटिव रेस्टिंग पोटेंशियल होती है। उसके बाद फेज 1 एंड 2 वैसे ही एब्सेंट होते हैं। कौन से, ये ऊपर वाले जो हमने फेज 1 एंड 2 पढ़ा था, इनिशियल रिपोलराइजेशन एंड प्लेटो ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये दोनों जो है ये परमानेंटली एब्सेंट होते हैं इन द पेस मेकर एक्टिविटी। उसके बाद आती है आपकी फेज 3। फेज 3 क्या थी, ऊपर रैपिड रिपोलराइजेशन। अब यहाँ पे क्योंकि इनिशियल रिपोलराइजेशन तो थी नहीं, सिर्फ इसी वजह से हमने इसे क्या नाम दिया, रिपोलराइजेशन का नाम दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, इन एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम चैनल, वो जो कैल्शियम चैनल ओपन हुए थे अप स्ट्रोक के अंदर, अब उनकी क्या हुई, इन एक्टिवेशन हुई, और एक्टिवेशन ऑफ पोटाशियम चैनल स्टार्ट हो गई, और पोटाशियम का क्या हुआ, ई फ्लक्स हुआ। रिपोलराइजेशन को हमने ऐसे ही याद किया ना, आर ओ के, रिपोलराइजेशन, आउटफ्लक्स, सॉरी, इनफ्लक्स यहाँ पे, और पोटाशियम चैनल, जो न्यूरॉन था उसमें आउटफ्लक्स हो रहा था, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ई फ्लक्स हो रहा है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास फेज 4। फेज 4 में क्या हो रहा है, स्लो डीपोलराइजेशन, अकाउंट फॉर पेस मेकर एक्टिविटी एंड एसए नोड ऑटोमेसिटी। आप कोई पूछे कि एसए नोड की ऑटोमेसिटी कैसे अटेंड होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, स्लो डीपोलराइजेशन या फिर फेज 4 की वजह से। ये भी आपका एमसीक्यू है। उसके बाद है इज कास्ड बाय इंक्रीज इन सोडियम कंडक्टेंस विच रिजल्ट इन, उससे क्या होगा, इनवर्ट सोडियम करंट जो है ना, इनवर्ट सोडियम फ्लो इंक्रीज हो जाता है इन स्लो डीपोलराइजेशन फेज। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए हुए हैं। डीपोलराइजेशन इन एक्शन पोटेंशियल इन वेंट्रिकल मसल इज कास्ड बाय, तो डीपोलराइजेशन है। डीपोलराइजेशन हमने कैसे याद किया हुआ है, दिन से, डी से डीपोलराइजेशन, आई से इनफ्लक्स, इनफ्लक्स ऑफ, एन से सोडियम सोडियम। चैनल। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास हार्ट वेंट्रिकल डिक्रीज्ड अपस्ट्रोक ड्यू टू। अब अपस्ट्रोक डिक्रीज कैसे होगा, ड्यू टू प्रोलॉन्ग सोडियम चैनल ओपनिंग की वजह से। प्लेटो फेज किसकी वजह से था, कैल्शियम चैनल के इनफ्लक्स की वजह से और पोटाशियम इफ्लक्स की वजह से। अब आगे भी यही है, प्लेटो में क्या हो रहा है हमारे पास, इक्वल कैल्शियम इनफ्लक्स और पोटाशियम आउटफ्लक्स हो रहा है। प्लेटो ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इन कार्डिक मसल इज ड्यू टू, किसकी वजह से, कैल्शियम एंड पोटाशियम। कार्डिक मसल कैन नॉट बी टेटानाइज, क्यों टेटानाइज नहीं होते, क्योंकि इनका लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एसए नोड। एसए नोड क्या करता है, स्पॉन्टेनियसली इंपल्स जनरेट करता है, जो कि उसकी रिदमिकली हार्ट बीट में उसे हेल्प कर रही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट प्रोमिनेंट प्री पोटेंशियल, तो मोस्ट प्रोमिनेंट प्री पोटेंशियल किसका है, एसए नोड का। ये भी बार बार रिपीट हुआ है एमसीक्यू। उसके बाद है एक्शन पोटेंशियल इन द पेस मेकर, एसए नोड आर मोस्टली ड्यू टू, देखो एक्शन पोटेंशियल की गई है, जब मैंने कहा था फर्स्ट फेज में पढ़ा रही थी कैल्शियम का इनफ्लक्स, तो एक्शन पोटेंशियल इन एसए नोड किसकी वजह से है, कैल्शियम के इनफ्लक्स की वजह से। एक्शन पोटेंशियल स्लो डीपोलराइजेशन, अब स्लो डीपोलराइजेशन है, स्लो डीपोलराइजेशन कौन सी फेज है, फेज 4। इसमें से मैंने कहा था एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, सोडियम
इन्वॉल्व हो रहा है। सोडियम का क्या होगा? इन्फ्लक्स होगा। फेज 4 डिपोलराइजेशन, अच्छा इसे ना दोनों साइड से ही आपने याद रखना है। फेज 4 डिपोलराइजेशन या फिर स्लो डिपोलराइजेशन, दोनों दोनों तरह से एमसीक्यू आते हैं। तो उसमें क्या होगा? इनवर्ट सोडियम करंट होगा। और पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ऑन हार्ट क्या करेगा? इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ एसिनो ड्यू टू पोटाशियम। और वेगल स्टिमुलेशन डिक्रीज मायोकार्डियल एक्टिविटी बाय, कैसे डिक्रीज करता है? इनहैंसिंग द पोटाशियम इफ्लक्स, पोटाशियम को बार बार बाहर भेजता है इन द एसए नोड। स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व टू द हार्ट डिक्रीज हार्ट रेट बाय, कैसे डिक्रीज करेगा? बाय इंक्रीजिंग परमिएबिलिटी थ्रू एसए नोड। और रिगार्डिंग एडिनोसिन, यहाँ पे ऊपर वाली सारी चीजें हमने पहले से डिस्कस की नहीं थी। अब इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एडिनोसिन ने क्या करना है? इसने ब्लॉक करना है एसए नोड को एंड एवी नोड कंडक्टेंस को। अब जो ऊपर हमने न्यूरॉन वाला सारा डिस्कस किया था ना पिछले लेक्चर में, उसमें भी एक एमसीक्यू आता है आपका कि लाइडोकेन जो है वो ब्लॉक कौन से चैनल को करता है? तो लाइडोकेन ब्लॉक करता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को। उसकी वजह से क्या होगा? कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, कोई डीपोलराइजेशन नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। यहाँ पे आपको पहले नॉर्मल सेल दिखाए हुए हैं। नॉर्मल सेल में क्या हो रहा है? सेल मेम्ब्रेन और आगे न्यूक्लियस आपको दिखाया हुआ है, दोनों बिल्कुल ठीक है। ठीक है, रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर ब्लब्स बन रहे हैं, इंट्रा मेम्ब्रेनस पार्टिकल्स, और सेल की क्या हो रही है? स्वेलिंग हो रही है। जबकि इरिवर्सिबल में क्या हो रहा है? मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो रही है और साथ में माइलिन फिगर बन रहे हैं। इसका मतलब कि मेनली जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है जिसे आप रिवर्स नहीं कर सकते, उसमें क्या बनेंगे? माइलिन फिगर बनेंगे। अगर मेम्ब्रेन ब्लब की बात करें या फिर इंट्रा मेम्ब्रेनस पार्टिकल की बात करें या फिर खाली सेलुलर स्वेलिंग की बात करें, स्वेलिंग तो ठीक हो सकती है, तो वो क्या होगा? रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या करते हैं? स्वेल कर जाते हैं और उसमें इमॉर्फस डेंसिटीज बनती हैं। जबकि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है? वैक्यूल्स बनते हैं और ये लार्ज डेंसिटीज बना देते हैं। फिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। रिवर्सिबल सेल इंजरी में इनकी स्वेलिंग हो जाती है और डिस्पर्स्ड हो जाते हैं राइबोसोम। जबकि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लाइज्ड कर जाता है और जो इसके राइबोसोम है वो भी डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। फिर है लाइसोसोम। खास तौर पे जो लाइसोसोमल एंजाइम का निकलना है ना, वो होता है आपके इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। ठीक है, स्वॉलन होगा और रप्चर होगा। जबकि ऑटोफेगी किसके अंदर होगी? रिवर्सिबल सेल इंजरी में होगी। उसके बाद है साइटोस्केलेटन। जो साइटोस्केलेटन है वो एग्रीगेट हुआ होता है इन द रिवर्सिबल सेल इंजरी। जबकि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में ये डिसरप्टेड होता है। न्यूक्लियस रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या करेगा? क्लम्प्ड क्रोमेटिन बना देगा। जबकि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में ये तीन वर्ड यूज होते हैं आपके पास, एक पिक्नोसिस, केरियोरेक्सिस, केरियोलाइसिस। अब सबसे पहले इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में लाइसोसोम क्या हो रहे थे? रिलीज हो रहे थे, लाइसोसोम फट रहे थे, टूट के लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज हो रहे थे। तो क्या होगा? लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज। अच्छा, उसके बाद भी इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में बताया गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में, इसे जो है ना स्टार कर लो। मैसिव कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है? ऑटोफेगी ऑफ द सेल है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास लार्ज माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेंगी? इरिवर्सिबल सेल इंजरी। आगे भी इरिवर्सिबल सेल इंजरी है, उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज के बारे में बताया हुआ। अच्छा, नेक्स्ट इरिवर्सिबल सेल इंजरी माइटो लार्ज एमॉर्फस डेंसिटीज बन रही हैं। फिर भी इरिवर्सिबल सेल इंजरी की बात की गई है, इसमें कंडेंस न्यूक्लियाई होते हैं और मैसिव माइटोकॉन्ड्रियल फीचर्स मिल रहे हैं आपको। अच्छा, पेशेंट विद एमआई एंजियोग्राफ वाज डन showing 90% artery block, sign of irreversible cell injury। अब इरिवर्सिबल सेल इंजरी का साइन क्या है? केरियोरेक्सिस हो सकता है, केरियोलाइसिस हो सकता है और पिक्नोसिस हो सकता है। अब यहाँ पे केरियोरेक्सिस दिया हुआ है,
नेक्स्ट इरिवर्सिबल सेल इंजरी में पूछा हुआ है कि न्यूक्लियस क्या शो करेगा, कैरियोलाइसिस शो करेगा। फिर अगर सेल श्रिंकेज हो रहा है और साइटोप्लाज्मिक ब्लब बन रहे हैं, तो ये किस में बनते हैं, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में बनते हैं। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेबल साइन है इन इरिवर्सिबल सेल इंजरी इन एमआई, एमआई के पेशेंट में क्या मिलेगा आपको, कॉन्ट्रैक्शन बैंड मिलेंगे इन द साइटोप्लाज्म। फर्स्ट ऑब्जर्वेबल साइन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी इन कार्डियक सेल्स, तो क्या होगा उसमें, कॉन्ट्रैक्शन बैंड बनेंगे इन साइटोप्लाज्म। अ फीचर सीन इन कोकेन, अब इसे जो है ना आप वो कर लो, स्टार्ट कर लो, क्योंकि ये ऊपर हमने नहीं देखा। फीचर सीन इन कोकेन इंड्यूस एमआई, कोकेन इंड्यूस एमआई में होगा क्या, कंट्रेक्शन बैंड बनेंगे और साथ में नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। करेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, अब पहले हमने इरिवर्सिबल पढ़ा, अब रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल में क्या था, सेल स्वेलिंग है, सेल स्वेलिंग ठीक भी हो सकती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल हो सकता है, ये उसका अर्ली साइन है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ फर्स्ट स्ट्रक्चरल चेंज एविडेंट इन रिवर्सिबल सेल इंजरी, तो क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल स्वेलिंग इन हाइपोक्सिया सेल इंजरी इज ड्यू टू, किसकी वजह से, एंट्री ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर वाटर की वजह से सेल के अंदर जो है ना वो इंजरी स्टार्ट हो जाएगी। विच इज द फर्स्ट साइन ऑफ द रिवर्सिबल सेल इंजरी, तो उसमें क्या होगा, बैलूनिंग या फिर हाइड्रोपिक चेंज सेकेंडरी टू माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी। उसके बाद आपको कुछ मसल्स के डिफरेंस बताए हुए हैं। 3 तरह के मसल है मेनली हमारी बॉडी में, कौन कौन से, स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है एंड कार्डियक मसल है। अब ये स्केलेटल मसल आपको शो कराए गए हैं, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल में जो फाइबर है वो कौन से हैं, स्ट्राइएटेड है, और कार्डियक मसल के फाइबर भी क्या है, स्ट्राइएटेड है। जबकि स्मूथ मसल के फाइबर क्या हो रहे हैं, नॉन स्ट्राइएटेड हो रहे हैं। देखो ये पूरे स्ट्राइया बन रहे हैं ना, ये इसके इसमें जो है वो नॉन स्ट्राइएटेड है। अच्छा, और ये क्या है, स्केलेटल मसल ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक है, ट्यूबुलर शेप है और इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ये जो स्केलेटल मसल है वो क्या होते हैं, वोलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में है, और अटैच किसके ऊपर होते हैं, स्केलेटन के ऊपर होते हैं। जबकि स्मूथ मसल जो है वो स्पिंडल शेप है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, इनवोलेंट्री है। अब जैसे स्टमक के मसल है, वो हमारे बस में तो नहीं है ना, स्टमक की मूवमेंट इनवोलेंट्री है वो, यूजुअली कवरिंग वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। और जो कार्डिक मसल है वो क्या है, वो स्ट्राइएटेड है, ब्रांच्ड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, इनवोलेंट्री है, और इन्होंने कवर किया हुआ है हार्ट की वॉल को। अब बताया हुआ आपको, स्मूथ मसल स्पिंडल शेप है, नॉन स्ट्राइएटेड है, यूनिन्यूक्लिएटेड फाइबर है। जबकि कार्डिक मसल स्ट्राइएटेड है, ब्रांच यूनिन्यूक्लिएटेड फाइबर है, और इनवोलेंट्री है। और स्केलेटल मसल क्या है, स्ट्राइएटेड ट्यूबुलर मल्टीन्यूक्लियर फाइबर, यूजली अटैच टू द स्केलेटन और वोलेंट्री। अब इसमें ना ये मेनली पूछते हैं कि किसी दो मसल का दे देते हैं, उनमें सिमिलैरिटी का पूछ लेते हैं या डिफरेंस का पूछ लेते हैं कि मेन डिफरेंस इनमें क्या है। अब देखो स्केलेटल मसल में क्या हो रहा है, ये भी स्ट्राइएटेड है, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल भी स्ट्राइएटेड है, जबकि स्मूथ मसल क्या है, नॉन स्ट्राइएटेड है। स्केलेटल और कार्डिक, स्केलेटल मसल जो है वो क्या है हमारे पास, वोलेंट्री है, जबकि कार्डिक इनवोलेंट्री है और स्मूथ मसल भी इनवोलेंट्री है। अब वो ये पूछ सकते हैं कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, तो कार्डिक मसल और स्मूथ मसल दोनों क्या है हमारे पास, इनवोलेंट्री है। अगर स्ट्राइएशन की बात करें तो कौन से दो स्ट्राइएटेड हैं, वो है हमारे पास स्केलेटल और कार्डिक मसल जो कि स्ट्राइएटेड है। उसके बाद है इंटरकैलेटेड डिस्क, तो इंटरकैलेटेड डिस्क दो में नहीं होती, एक स्केलेटल मसल में नहीं होती इंटरकैलेटेड डिस्क, और दूसरा स्मूथ मसल में भी नहीं होती, जबकि जो कार्डियक मसल है उसमें इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। अब स्केलेटल मसल में क्या होता है, रैपिड कंट्रैक्शन होता है, कार्डिक मसल में भी रैपिड कंट्रैक्शन होता है, जबकि स्मूथ मसल में क्या होता है, स्लोली कंट्रैक्शंस होती है। फिर जो स्केलेटल मसल है वो क्या है हमारा, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, कार्डिक मसल यूनिन्यूक्लिएटेड है, और स्मूथ मसल भी यूनिन्यूक्लिएटेड है। स्केलेटल मसल में क्या बनता है हमारे पास, कैल्शियम ट्रोपोनिन सी का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और कार्डिक मसल में भी कैल्शियम ट्रोपोनिन सी का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और यही मेनली आपके पास एमसीक्यू होता है कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, स्केलेटल और कार्डिक मसल में, कि दोनों में कैल्शियम ट्रोपोनिन सी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जबकि स्मूथ मसल में कैल्शियम ट्रोपोनिन सी नहीं होता, कैल्शियम कॉलमेड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद है टी ट्यूब्यूल, इसका भी एमसीक्यू आता है। टी ट्यूब्यूल किस किस में होते हैं, स्केलेटल मसल में होंगे और कार्डिक मसल में होंगे। अब इसे याद कैसे रखना है, टी ट्यूब्यूल को, टी को याद रखो कि ये तलवार है, तलवार जो है या तो दिल पे चलती है या फिर बाहर आपके स्मूथ जो कार्डिक सॉरी स्केलेटल मसल है, स्केलेटन है वहां पे आपको तलवार लगती है ना, बाहर स्केलेटल मसल के ऊपर। अंदर स्टमक में या इधर उधर वो बहुत कम
जब पेनिट्रेट करेगी तलवार तब जाके लगेगी, तो इसमें क्या होगा, लेक ऑफ टी ट्यूब्यूल। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास स्केलेटल मसल में एक्टिन मायोसिन फॉर्म सार्कोमेयर, कार्डिक मसल में एक्टिन और मायोसिन फॉर्म सार्कोमेयर, जबकि स्मूथ मसल में क्या होता है, एक्टिन मायोसिन आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू सार्कोमेयर, देयरफॉर अपीयर होमोजेनस इन देन द रेदर देन स्ट्राइएटेड। इसी वजह से कह रहे हैं कि ये होमोजेनस है। अब ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि एक्टिन मायोसिन कौन से दो मसल में होती है, तो वो आपकी स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल में होती है। अब इनके एमसीक्यू डिस्कस किए हुए। मायोग्लोबिन प्रोटीन का पूछा हुआ है, द सब्सटेंस व्हिच एक्ट एज अ ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन इन स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल में ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन कौन सी है, मायोग्लोबिन है। एंट्री इन एनर्जी इन एक्सेस ऑफ रेस्टिंग ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन। अब रेस्टिंग में पूछा है कि कॉन्ट्रेक्शन के दौरान एनर्जी इन एक्सेस ड्यूरिंग रेस्टिंग कौन सी होगी, वो आपकी इनिशियल हीट होगी। कार्डियक मसल कैन नॉट टेटनाइज ड्यू टू, किसकी वजह से टेटनाइज नहीं होते, लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड की वजह से। आगे भी यही है, लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड का। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियक मसल एक्ट एज अ फंक्शनल सेंसिटियम बिकॉज ऑफ बिटवीन एडजेसेंट सेल, दीज आर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, गैप जंक्शन। कल हमने गैप जंक्शन सारे डिटेल से देखे थे। इंक्रीज कैल्शियम इन प्लाज्मा, तो क्या करता है, ये कार्डियक मसल को एक्साइट करता है। इसे स्टार कर लो, कैल्शियम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कार्डिक मसल एक्साइटेड होंगे। वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट कंट्रोल द फोर्स ऑफ हार्ट कंट्रेक्शन इज, तो क्या है, इनिशियल लेंथ या फिर प्री लोड ऑफ द कार्डिक मसल फाइबर है। स्ट्राइएटेड मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट मायोजेनिकली, जो कट्ठे एज अ सेंसिटियम काम कर रहे होते हैं, तो वो कौन से मसल हैं, आपके कार्डिक मसल हैं। नेक्स्ट में यही पूछा हुआ है, सिंक्रोनाइज फैशन में। अच्छा, उसके बाद है टिश्यू एग्जिबिटिंग क्रॉस स्ट्राइएशन, पेरिफेरल न्यूक्लियाई, अबंडेंस ऑफ ग्लाइकोजन, तो किस में होगा, कार्डिक मसल में। बेसल स्टेट में, ये इसे आप कर लो स्टार्ट, कि बेसल स्टेट में एनर्जी का सोर्स फॉर द कार्डिक मसल कौन सा होता है, फैटी एसिड होते हैं। उसके बाद है हमारे पास स्मूथ मसल। मेजर डिफरेंस बिटवीन कार्डिक एंड स्मूथ मसल, क्या मेजर मेजर डिफरेंस होगा इनमें, नेचर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का। स्मूथ मसल फाइबर विच इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, तो कौन से है, मोनोन्यूक्लिएटेड है। स्मूथ मसल फाइबर इज ट्रू, तो ये क्या है, सस्टेन्ड और स्लो कॉन्ट्रेक्शन होती है इनमें। और इसमें जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन थी उसका नाम क्या था, कैलमोड्यूलिन। स्मूथ मसल डिफर फ्रॉम द स्ट्राइएटेड मसल इन दैट, तो कैसे डिफरेंस है इन दोनों में, इट्स कैल्शियम बाइंड विद द कैलमोड्यूलिन, जबकि दूसरी वाली की कैल्शियम किसके साथ बाइंड कर रही थी, स्ट्राइएटेड मसल की कैल्शियम किसके साथ बाइंड कर रही थी बच्चों, कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन। ठीक है। Which of the following protein is contractile protein found in both, दोनों में होती है, स्केलेटल मसल में भी और स्मूथ मसल में भी, तो वो कौन सी है, मायोसिन है। अच्छा बच्चों, अगर पेपर में एक्टिन प्लस मायोसिन दिया हो तो आपने उसे प्रेफर करना है, लेकिन अलहदा अलहदा दिया हो, एक जगह पे एक्टिन दिया हो, एक जगह पे मायोसिन दिया हो, तो फिर आपने मायोसिन को प्रेफर करना है। अगर दोनों का ऑप्शन साथ में है तो फिर उसे प्रेफर करोगे, अदरवाइज मायोसिन को। उसके बाद है पेरिसाइट प्रोवाइड सपोर्ट टू स्मूथ मसल ऑफ विच स्ट्रक्चर, तो कौन सी स्ट्रक्चर को सपोर्ट देते हैं, ब्लड वेसल्स को। ये आपका एमसीक्यू है, हमारे टाइम पे ये वाला एमसीक्यू आया हुआ था। उसके बाद है मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, कौन से क्या होता है उसमें, टोनिक कंट्रैक्शन होती है। स्लो वेव इन स्मॉल इंटेस्टाइन स्मूथ मसल, तो उस वेव को हम क्या कह रहे हैं, ऑसिलेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह रहे हैं। रिगार्डिंग स्मूथ मसल इन जीआईटी, तो स्मूथ मसल जो है ना, उनमें लेयर सर्कुलर लेयर भी होती है और लॉन्गिट्यूडनल मसल की लेयर भी होती है। नेक्स्ट इसे आप वो करो, स्टार करो। डायजीपम रिलेटेड स्केलेटल मसल बाय एक्टिन ऑन, किसके ऊपर एक्ट करता है, इंटरनेंशियल न्यूरॉन के ऊपर। सॉरी, डायजीपम रिलैक्स स्मूथ मसल, स्मूथ मसल को कैसे रिलैक्स करता है, बाय इंटरनेंशियल न्यूरॉन, उसके ऊपर एक्ट किया। रिगार्डिंग जनरल विजरल एफरेंट स्प्लाई स्मूथ मसल और ग्लैंड, दोनों को इसे भी स्टार कर लो। विच ऑर्गन हैज थ्री लेयर ऑफ स्मूथ मसल, तो वो कौन सा है, फंडस ऑफ द स्टमक। वैसे जो लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस होता है वो भी, उसमें भी थ्री लेयर्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में यही होगा, फंडस ऑफ द स्टमक, इसी वजह से इसे चूज किया। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास स्केलेटल मसल अटैच टू द बोन वाया, कैसे अटैच होते हैं वाया,
टेंडन। striated मसल दैट रिदमिकली मायोजेनिकली कॉन्ट्रैक्ट इन द सिंक्रोनाइज फैशन, तो वो कौन से हैं? कार्डिक मसल है। अच्छा, मैक्सिमम एट्रियो वीनस डिफरेंस वो कौन से मसल्स में आता है? वो भी आपके कार्डिक मसल में आएगा। अगला भी यही दिया हुआ है। उसके बाद है कार्डिक मसल इज मोस्ट लाइकली सप्लाइड बाय, तो कौन सप्लाई करता है? ऑटोनोमिक नर्वस नर्व फाइबर सप्लाई करते हैं। कार्डिक मसल रिसीव ब्लड फ्रॉम आर्टरीज डायरेक्टली अराइजिंग फ्रॉम, अब वो आर्टरीज कहाँ से अराइज करेंगे? फ्रॉम द पल्मोनरी ट्रंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अफेक्टेड बाय ब्लड लॉस, तो वो कौन से हैं? सबसे कम ब्लड लॉस का इफेक्ट किसके ऊपर होगा? आपके स्केलेटल मसल के ऊपर होगा। अब यही स्केलेटल मसल स्केलेटन के साथ कैसे जुड़ते हैं? बाय द टेंडन, बोन के साथ। अच्छा, उसके बाद स्केलेटल मसल की क्या होती है? हमेशा बेली होती है, बेली जो कि अच्छी होती है थ्रू आउट इट्स लेंथ। स्केलेटल मसल मोस्ट लाइकली, तो उसमें क्या होगा? न्यूमरस न्यूक्लियाई अरेंज एट पेरिफेरी। और इनर्वेट कौन करता है इसे? सोमैटिक नर्वस सिस्टम इनर्वेट कर रहा होता है। नेक्स्ट भी यही है कि एक बंदा है उसका आरटीए हुआ, तो उसमें बताओ कि कौन सा ऐसी चीज है जो लीस्ट लाइकली इफेक्टेड होता है? सीपीएसपी में ना ये लेस लाइकली, लीस्ट लाइकली, मोर लाइकली, ये गौर से पढ़ा करो। अच्छा, इसमें ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अब इन्होंने लीस्ट लाइकली की बात की है, तो क्या है? स्केलेटल मसल है। अब नेक्स्ट भी यही है कि एक्सीडेंट हुआ मोटर व्हीकल के साथ और ब्लीडिंग हुई, उसका हिमेटोक्रेट कराया, ये वो एट दैट उन्होंने पूछा यही है कि लीस्ट लाइकली कौन सी चीज डैमेज होती है, तो वो आपकी स्केलेटल मसल है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू स्केलेटल मसल इन ट्रॉमा, तो ट्रॉमा जब हो गया है तो क्या हो गया? स्ट्रेस की कंडीशन हो गया है, तो आपको प्रोटीन ज्यादा जरूरत है, ठीक है? तो आपकी बॉडी में क्या होगा? प्रोटियोलाइसिस होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक क्राइसिस। स्केलेटल मसल रिस्पॉन्ड टू, किसे रिस्पॉन्ड करेगा? इंक्रीज प्रोटीन लाइसिस, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन तोड़ेगा ताकि हीलिंग जल्दी से जल्दी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग काज रिगर मोर्टिस इन द स्केलेटल मसल? डिक्रीज इन एटीपी काज करते हैं रिगर मोर्टिस। उसके बाद आपके पास एक टर्म है क्लोनस, उसे डिस्कस किया हुआ। क्लोनस नॉर्मली भी हम मेडिकल वार्ड में जाके चेक करते थे। उसमें होता क्या है? सडन स्ट्रेच इन स्केलेटल मसल विद रिजल्ट इन सस्टेन्ड रिदमिक कंट्रैक्शन। अब कैसे हम क्लोनस चेक करते थे? तो बताएगा क्लोनस चेक करने का क्या तरीका होता है? मैम वो जो उससे टेंडन रिफ्लेक्स वो जो करके करते हैं वो वाला। हाँ, होता टेंडन वाली जगह पे है, लेकिन वो हैमर के साथ नहीं करते होते हम। जैसे पेशेंट लेटा होता था, उसका घुटना पकड़ के तो हम ऊपर की तरफ 2-3 दफा ऐसे झटकों से मूवमेंट देते होते थे और फिर देखते थे कि यहाँ पे उसके मसल में कंट्रैक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। ये है क्लोनस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 20-year-old फीमेल ब्रॉट टू इमरजेंसी विद द सिम्टम ऑफ एक्साइटेबल न्यूरॉन सिस्टम, शी हैज सीजर एंड पेरिफेरल स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन। On blood investigation, her blood calcium level was found to be 6। अब बच्चों इसके लिए ना आपको ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मल पता होना चाहिए कितना है? कितना है नॉर्मल कैल्शियम लेवल? तो 10.5। अब देखो ये 6 पे है, इसका मतलब कम हो गया, तो क्या होगा? टेटनी होगी। पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जी डिस्क इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या कहते हैं? सार्कोमेयर। अच्छा बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये एक्चुअली आपने पहले समझा हुआ है, जो वो मैंने मसल वाली आपको डायग्राम बना के बोर्ड पे सारी समझाई है ना, एक दफा वो देख लेना, ये सारे एमसीक्यू आपके उससे हल होंगे। अब देखो सार्कोमेयर, और वो डायग्राम भी बहुत खोल खोल के बनाई हुई। सार्कोमेयर क्या है हमारे पास? ये जी डिस्क है एक, ये डी जी डिस्क है। अब इसके दरमियान का जो पोर्शन है उसे आप क्या कह रहे हो? सार्कोमेयर कह रहे हो। अब सार्कोमेयर के दरमियान में ही ये आपके पास एज जोन है, और एज जोन के को एज जोन इसके अंदर ही आएगा, आपके ए बैंड के अंदर, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? आपका ए बैंड है। अब यहाँ पे प्रोटीन्स आपको दिखाई हुई है। एक टाइटिन प्रोटीन है, एक अल्फा एक्टिनिन है,
जो मोटी वाली है, थिक वाली है, वो कौन सी है? मायोसिन है। और इनके दरमियान में ये क्या है? हमारे पास एम लाइन है। ये देखो, यहाँ पे शो कराई हुई है। जो ये मोटी वाली है, ये क्या है? हमारे पास मायोसिन है। जो ये पतली वाली है लाइन, ये कौन सी है? ये एक्टिन है, प्रोटीन। ये मसल जो है वो रिलैक्स फॉर्म में आपको दिखाया हुआ है, और यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में दिखाया हुआ। ये है ए बैंड आपका, जी लाइन हो गया, आई बैंड हो गया। ए बैंड लाइट वाला कौन सा होता है, डार्क कौन सा होता है, ये सारा वो जो आपको बोर्ड पे मैंने बना के समझाया है ना, वहां से याद करना। बहुत मतलब हर एक चीज उसमें खोल के दिखाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ट्रोपोमायोसिन है, ये ट्रोपोनिन है, नेब्यूलिन, थिक फिलामेंट, ये टाइटन प्रोटीन है। टाइटन प्रोटीन की भी डिटेल आती होती है, वो मैं आपको करा देती होती हूँ। देखो, सार्कोमेयर इज द बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इन द स्केलेटल मसल। सार्कोमेयर किस में होता है? स्केलेटल मसल में होगा और कार्डिक मसल में होगा। सार्कोमेयर है क्या? दो जी डिस्क के दरमियान जो है वो सारी सार्कोमेयर है। अच्छा, उसके बाद दो चीजें आती हैं आपके पास, थिक फिलामेंट आता है, थिन फिलामेंट आता है। जो थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट जो होता है वो एक्टिन फिलामेंट बनाते हैं, ठीक है। अब इसे याद रखने का तरीका क्या है? रट्टाफाई करने का। चीजें अगर आपको डायग्राम से याद रहे तो बेहतर है, अगर नहीं याद रहती तो थिन थिन लोग जो हमारे पास एक्ट्रेसेस होती है ना, या एक्टर होते हैं, वो चाहते हैं कि हम ज्यादा थिन हो, खास तौर पे एक्ट्रेसेस, ठीक है। तो वो थिन होती हैं, तो एक्टिन से एक्ट्रेसेस याद रखना। जो एक्टर्स होते हैं वो चाहते हैं हम थिन हो, तो थिन फिलामेंट। उसके बाद है थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट जो मोटे होते हैं, हम उन्हें कहते हैं ना कि आप थिक हो बहुत ज्यादा, मोटा मायोसिन, एम से मोटा, एम से मायोसिन। तो मायोसिन फिलामेंट क्या होगा? हमारे पास थिक फिलामेंट होगा। मायोसिन हैज हेड रीजन that bind to actin filament and generate force। अब ये जो है ना, इसका हेड रीजन और टेल रीजन मैंने दोनों आपको ड्रॉ करके दिखाए हुए हैं वो बोर्ड के ऊपर, तो एक दफा वो लेक्चर फिर से सुन लेना। उसके बाद है एम लाइन। एम लाइन इज अ थिन लाइन इन मिडल ऑफ द सार्कोमियर, जो कि हेल्प करती है टू होल्ड थिक फिलामेंट टुगेदर। अब ये था हमारे पास एम लाइन, ये वाला। इसने क्या करना है? एम लाइन ने होल्ड करना है थिक फिलामेंट को आपस में। उसके बाद है सार्कोमेयर। ईच सार्कोमेयर ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल इज लोकेटेड बिटवीन, किसके दरमियान होता है? बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन या जी डिस्क के दरमियान, ठीक है। सार्कोमेयर इज प्रेजेंट बिटवीन जी डिस्क। स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन टू जी डिस्क, उसे हम क्या कहते हैं? सार्कोमेयर कह रहे हैं। आगे भी वही जी डिस्क का बताया हुआ है। प्रॉपर्टी ऑफ द स्केलेटल मसल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, लो मैग्निफिकेंस। उसमें क्या होता है? डार्क एंड लाइट बैंड्स बन रहे होते हैं। पेशेंट आफ्टर लेग फ्रैक्चर गॉट कास्ट ओवर हिज लेग। अच्छा, वो इसमें ये बता रहे हैं कि काफी टाइम के लिए आपने उसकी लेग को इमोबलाइज किया है। अब जब देखते हैं तो उसकी लेग जो है ना, दूसरी लेग की निस्बत बहुत ज्यादा लीन हुई हुई होती है। तो वो किसकी वजह से होती है? टेम्परेरी डिक्रीज इन एक्टिन एंड मायोसिन की वजह से। लार्ज मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन इज, तो वो कौन सी है हमारे पास? मायोसिन है। इसे आप स्टार कर लो। मायोसिन मोटी है ना, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है। लार्ज मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन इज मायोसिन। अच्छा, ड्यूरिंग कंट्रेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज, तो कंट्रेक्शन में क्या चीज डिक्रीज होगी? तो उसमें याद रखना, एच जोन और आई बैंड, ये दोनों डिक्रीज होते हैं। अच्छा, मैंने इसे यूं याद किया था, ये है आपका एच जोन, ठीक है। और उसके बाद ये आपका है ए बैंड। जो ए बैंड होता है ना, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बैंड डिक्रीज होता है, और ये आपका एच जोन जो है ये डिक्रीज होता है, ठीक है। ये ए से मैंने याद किया था अरूज। जो अरूज है वो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ना डिक्रीज होगी ना इंक्रीज होगी। जबकि इसके जो बहन भाई हैं, एज से मेरे भाई का नाम बनता है, ठीक है। तो वो और बहन मेरी, ये दोनों जो है ये डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन अरूज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसे याद किया था, आप लोग अपने बहन भाइयों से बेशक रिलेट कर लो या ऐसे ही याद रखो। देखो, ए जोन और आई बैंड ये क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे, जबकि ए बैंड जो होता है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेप इन एक्साइटेशन, उसमें क्या है? कंट्रेक्शन कपलिंग इन द स्केलेटल मसल। एक्शन पोटेंशियल इनिशिएशन, उसमें क्या हो रहा है? एक्शन पोटेंशियल कैसे इनिशिएट हो रहा है? सबसे पहले क्या होगा? डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी। डीपोलराइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड
टी ट्यूब्यूल। कैल्शियम रिलीज कहाँ से रिलीज होता है? टी ट्यूब्यूल से। टी ट्यूब्यूल की डीपोलराइजेशन होगी, उसने क्या करना है? ट्रिगर करना है कैल्शियम रिलीज को फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है कैल्शियम बाइंडिंग। कैल्शियम बाइंडिंग में कैल्शियम बाइंड किसके साथ करेगा? ट्रोपोनिन सी के साथ। कौन से मसल्स में ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करता है बच्चों? और नॉर्मली जो होता है ना हमारे पास क्या एक कवर किया होता है, जो ट्रोपोमायोसिन है, मायोसिन ने कवर किया होता है ट्रोपोनिन सी को। यहाँ पे ट्रोपोनिन सी पड़ा हुआ है, ये ट्रोपोमायोसिन का है हेड, ठीक है। इस ट्रोपोनिन सी को कवर किया हुआ है। अब जब कंट्रैक्शन होती है तो क्या होता है? ये जो है इस पर्दे को हटना चाहिए, जब ये पर्दा हटेगा फिर जाके ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंडिंग होगी, ठीक है। जो रिलैक्स फॉर्म होती है उसमें ये पर्दा आगे पड़ा होता है, इस पर्दे का नाम क्या है? ट्रोपोमायोसिन। लेकिन जैसे ही कंट्रैक्शन स्टार्ट होगी तो क्या होगा? ये ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हटेगा, फिर इस कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंडिंग होगी कैल्शियम की, और फिर कंट्रैक्शन होगी। अब यही चीज यहाँ पे बताई हुई है, कैल्शियम बाइंड सी। सी के साथ कैसे बाइंड करेगा? जब मूवमेंट होगी किसकी? ट्रोपोमायोसिन की, और इसने एक्सपोज करना है मायोसिन बाइंडिंग साइट को, फिर जाके यहाँ पे इनकी अटैचमेंट होती है और कंट्रैक्शन कंप्लीट होती है। अच्छा, उसके बाद है क्रॉस ब्रिजिंग साइकिल। मायोसिन एक्टिन बाइंडिंग, तो किसके साथ बाइंड करते हैं? मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिन, उसमें एडीपी और फास्फेट एक दूसरे के साथ जाके अटैच होते हैं। पावर स्ट्रोक किसे कहते हैं? मायोसिन हेड एक्ट करता है एज अ पाइवेट, ठीक है। और उसमें क्या होगा? एटीपी हाइड्रोलाइज स्टार्ट हो जाएगी। पावर स्ट्रोक है ना, जहां पे पावर का वर्ड यूज हो वहां पे पावर मतलब एटीपी तो यूज होगा, तो एटीपी की क्या होगी? हाइड्रोलाइसिस होगी। उसके बाद है क्रॉस ब्रिज डिटैचमेंट। अब इसमें क्या होता है? एटीपी बाइंड करता है विद द मायोसिन प्रोटीन और डिटैच करता है उसे एक्टिन फिलामेंट। फिर है मायोसिन रीकुकिंग, उसमें क्या हो रहा है? एटीपी हाइड्रोलाइज हो रहा है, टूट रहा है, किस में? एडीपी में और फास्फेट में। और मायोसिन का हेड जो है वो रीपोजिशन हो रहा है, मतलब अपनी जगह पे वापस आ रहा है जो रिएक्शन से पहले था। फिर है हमारे पास साइकिल रिपीट। साइकिल में क्या होगा? कॉन्टिन्यूस एज लॉन्ग एज कैल्शियम बाउंड टू ट्रोपोनिन सी, जितनी ज्यादा कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड होगी उतना सेल रिपीट होगा, और उतना क्या होगा हमारे पास? कंट्रैक्शन होगी। फिर है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन में क्या होता है? कैल्शियम रीअक्युमुलेटेड बाय, अच्छा ये जो है ना आपको प्रोटीन बताई हुई है कि इस प्रोटीन की वजह से जो कैल्शियम है वो क्या होती है? रीअक्युमुलेट होती है, ठीक है। और उससे क्या होगा हमारे पास? ट्रोपोमायोसिन रिकवर हो जाएगी। रिकवर किसके साथ होगी? बाय उसके ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये वाला क्या था? ट्रोपोमायोसिन का कवर हो जाएगा, और उसने क्या करना है? एक्टिन साइट को जाके कवर कर देना। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन इसेंशियल फॉर द इनिशिएशन ऑफ कंट्रैक्शन इन स्केलेटल मसल। तो वो उसमें क्या है? मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है। द इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन स्केलेटल मसल बाय स्टिमुलेशन इट्स मोटर नर्व रिक्वायर, क्या रिक्वायर करेगा? उसमें एसिटाइलकोलिन की जरूरत पड़ेगी। अपॉन stimulation of skeletal muscle, calcium is immediately made available for binding। अब skeletal muscle की है, तो स्केलेटल मसल में बाइंडिंग किसके साथ हो रही थी? ट्रोपोनिन सी के साथ, जबकि कैल्शियम मेडिलिन कॉम्प्लेक्स किस में बन रहा था? कौन से मसल में? स्मूथ स्मूथ मसल, ठीक है। रिलैक्सेशन फेज ऑफ स्केलेटल मसल। अब देखो यहाँ पे रिलैक्सेशन फेज है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है? कैल्शियम वापस आ रही है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम रिटर्न टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The portion of muscle that does not change in length during muscle contraction, मैंने आपको क्या कहा था कि ए बैंड जो है वो चेंज नहीं होता, ठीक है, कैन नॉट चेंज। अच्छा, उसके बाद है सार्कोमेयर यूनिट कॉन्ट्रैक्ट विथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट।
कांस्टेंट रहेगी या अनचेंज रहेगी? आपका ए बैंड। और कंट्रैक्शन के दौरान कौन सी चीजें डिक्रीज करती हैं? एक्सोन, आई बैंड। एक्टिन बाइंड टू जी लाइन बाय ए से एक्टिन, ए से एक्टिनिन, ठीक है? तो एक्टिन बाइंड करेगा जी लाइन के साथ बाय एक्टिनिन। क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द एज जोन ऑफ रिलैक्स सार्कोमेयर वर्क एक्सिबिट, तो उसमें क्या होगा? हमारे पास थिक फिलामेंट होगा। क्रॉस सेक्शन थ्रू द एज जोन ऑफ अ रिलैक्स सार्कोमेयर। अब देखो रिलैक्स फॉर्म में है, जब रिलैक्स फॉर्म में होगा तो क्या होगा? हमारे पास थिक फिलामेंट बनेगा। इन फुल कंट्रैक्शन स्केलेटल मसल तो फुल कंट्रैक्शन में क्या होगा? वो जी डिस्क जो है वो टच करेंगे एज ऑफ मायोसिन फिलामेंट को कंट्रैक्शन फॉर्म में, क्योंकि ये दरमियान में जो है ना, ये है ना आपके पास जी डिस्क, तो इन्होंने एक दूसरे के एजेस को टच करना है। कहाँ पे? आपके मायोसिन फिलामेंट पे। दरमियान में ये आपके पास जो प्रोटीन्स आ रही हैं, मायोसिन फिलामेंट कौन सा था? थिक फिलामेंट था, थिन फिलामेंट था? थिक। थिक फिलामेंट, ठीक है। इसके एजेस को आके इन्होंने टच करना है। ये आपकी जी कंट्रैक्शन जब होगी तो इन्होंने ना यह मायोसिन तक आना है, यहाँ तक। Which of the following muscle protein play an important role in power stroke of the skeletal muscle? तो वो कौन सी होती है? मायोसिन है। रेस्टिंग पोजीशन में एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट आर फिजिकली कवर्ड बाय, तो मैंने कहा था ये पर्दा है। अब इस मायोसिन को ना आपने सिर्फ पर्दे के नाम से याद रखना है। पर्दा कौन सा है? ट्रोपोमायोसिन है, इसने कवर किया हुआ है रेस्टिंग स्टेज में, लेकिन जब कंट्रैक्शन होगी तो ये हट जाएगा अपनी जगह से। क्रॉस ब्रिज ऑफ द सार्कोमेयर इन स्केलेटल मसल आर मेड अप ऑफ, तो क्रॉस ब्रिज कौन बनाता है? हमारे पास मायोसिन बनाता है। अगर हमारे पास रिगर मोर्टिस इसका रिगर मोर्टिस किसकी वजह से होगा? फेलियर ऑफ सेपरेशन मायोसिन ब्रिजेस। जब एक दफा क्रॉस ब्रिजेस बन जाती हैं तो एटीपी आपके पास मौजूद नहीं होता। जब एटीपी नहीं हो, ये क्रॉस ब्रिजेस आपस में टूटेंगे नहीं। cause of stiffness and rigidity in dead, the failure of separation of myosin cross bridges. Cardiac muscle contract upon शॉर्टनिंग क्या होगी? हमारे पास आई बैंड होगी। अब यहाँ पे भी आपको दिखाया हुआ है, ट्रोपोमायोसिन है, वही जो पर्दा है, ठीक है। उसमें ट्रोपोनिन 1 है, ट्रोपोनिन सी है, ट्रोपोनिन टी है, ये डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। यहाँ पे आपको एम लाइन दिखाई हुई है, मायोसिन का लाइट चेन दिखाया हुआ है, मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन्स दिखाई हैं, और साथ में ये एक्टिन दिखाया हुआ है। और ये वाली जो है ये जिगजैग फॉर्म में, ये क्या है? हमारे पास जी डिस्क है। अच्छा बच्चों, दूसरा आता है हमारे पास लेबल लाइन प्रिंसिपल। लेबल लाइन प्रिंसिपल समझने के लिए ना एक चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, ये है मेरी बॉडी का पार्ट, यहाँ से स्टिमुलेशन गई, स्टिमुलेशन ने कहाँ जाना है? आपके स्पाइनल नर्व तक जाना है, स्पाइनल नर्व्स ने ऊपर आपके ब्रेन तक लेके जाना है, ठीक है। अब फर्स्ट करो, यहाँ से इचिंग गई है, या यहाँ से टच की सेंसेशन गई है, या फिर कोई मुझे ट्रॉमा हुआ है तो पेन की सेंसेशन गई है, वट एवर जो भी सेंसेशन गई है, लेकिन उसे लेकर जाने वाले जो नर्व फाइबर है वो तो सेम है, ठीक है। पेन है, टच है, कुछ और है, मतलब किसी भी किस्म की सेंसेशन जो आपकी जा रही है आपके ब्रेन तक, वो कैसे जा रही है? वो नर्व फाइबर लेके जा रहे हैं तो एक्चुअली नर्व फाइबर, ठीक है। ट्रैक डिफरेंट है लेकिन है तो नर्व फाइबर। लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट सेंसेशन, मतलब हमारे ब्रेन को कैसे पता चलता है कि ये टच की सेंसेशन है, ये इचिंग की सेंसेशन है, या ये किसी और चीज की सेंसेशन है? तो ये सारी चीजें, मतलब ये डिफरेंशिएशन जो हम कर पाते हैं, या जो ये नर्व्स लेके जाती हैं डिफरेंट स्टिमुलस, इसे आप क्या कहते हो? लेबल लाइन प्रिंसिपल कहते हो। देखो, ऑफ द प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन दैट वी कैन एक्सपीरियंस। अब जैसे पेन की सेंसेशन होगी, टच की सेंसेशन होगी, साइट की, साउंड की, जो हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, ठीक है, वो क्या है? सो फोर्थ है।
सो इज कॉल्ड मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन, मतलब ये उस सेंसेशन की मोडेलिटी है। फर्स्ट करो पेन है, पेन की अपनी मोडेलिटी है, टच की अपनी मोडेलिटी है, साइट की अपनी मोडेलिटी है, साउंड की अपनी है, ठीक है। ये डिफरेंट सेंसेशंस हैं जो हमारे ब्रेन तक जाती हैं, लेकिन जाती तो एक ही मतलब नर्व फाइबर जो है वो लेके जाती हैं, लेकिन क्योंकि ये खुद डिफरेंट जाती हैं और हम इन्हें डिफरेंट परसीव कर पाते हैं, तो ये इस चीज को हम क्या कह रहे हैं, मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन कह रहे हैं। देखो, yes, despite the fact that we experience these different modality of sensation, nerve fiber transmit only impulse। अब जो नर्व फाइबर है उन्होंने तो सिर्फ इम्पल्स ट्रांसमिट की है ना, उन्हें क्या पता कि हम पेन की कर रहे हैं, टच की कर रहे हैं, किसी और चीज की। देयरफॉर हाउ इज दैट डिफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट डिफरेंट मोडालिटी ऑफ सेंसेशन। अब यहाँ पे इनकी डेफिनेशन क्या बताई गई है, स्पेशलिटी ऑफ द नर्व फाइबर फॉर ट्रांसमिटिंग ओनली वन मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन। मतलब अगर पेन मुझे हो रहा है और उस पेन की ही सेंसेशन उसने दिमाग तक पहुंचानी है, उसमें साथ में टच की, टेम्परेचर की, साउंड की वो नहीं पहुंचानी। इस चीज को हम क्या कह रहे हैं, लेबल लाइन प्रिंसिपल कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपका एक और एमसीक्यू है जिसमें ये लैमिना जो है ये डिस्कस किए हुए हैं कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में कौन कौन सी लैमिना है, ठीक है। तो उसमें ये 1, 2, 3 एंड 4 ये दिखाए हुए हैं, वो जब हम एमसीक्यू करेंगे तो उसके साथ फिर ये रिलेट करेंगे। गैप जंक्शंस मैंने आपको करा दिए थे, टाइट जंक्शन, एडहेरेंट ये भी हो गए हैं आपके। साइटोस्केलेटन एंड जंक्शंस ये मैंने कल आपको कवर करा दिए थे। अब देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट एक्चुअली होते क्या है और इनका फंक्शन क्या है। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ना, उनका डायमीटर होता है आपको आपके पास 8 to 10 नैनोमीटर, ठीक है। ये हिट्रोजेनस फिलामेंट हैं और इनके अंदर होता क्या क्या है, केराटिन होती है, विमेंटिन होती है, डेस्मिन होती है, ग्लायल फिब्रिलरी एसिड प्रोटीन होती है, लैमिनिन और न्यूरो फिलामेंट्स होते हैं। अब इनका काम क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट ने मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है सेल को। इनके अंदर किसी किस्म की पोलैरिटी नहीं होती और इन्हें एटीपी या जीटीपी की भी जरूरत नहीं होती। अब सबसे पहले आपके पास केराटिन। केराटिन में 29 डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं, जिसमें 16 जो है वो एसिडिक हैं और 13 जो है वो बेसिक है। लोकेशन इनकी क्या है, ये होते हैं एपिथेलियल सेल के अंदर। अब खास तौर पे जो केराटिन है आपकी, वो कौन सी एपिथेलियम के साथ रिलेट करती है बच्चों, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन क्या है कौन मैम? सी? जी, क्वेश्चन, सवाल। मैं कह रही हूँ ये जो आपकी केराटिन है वो कौन सी एपिथेलियम के साथ होती है। स्क्वेमस एपिथेलियम के साथ। स्ट्रेटिफाइड, स्केमस, स्क्वेमस हाँ स्केमस केराटिन। एपिथेलियम के साथ। मेनली जो केराटिनाइज स्केमस एपिथेलियम होती है ना उसके साथ रिलेट करती है। और यही अगर केराटिन ज्यादा होती है तो हम क्या कहते हैं कि मैलिग्नेंसी हो चुकी हुई है, ठीक है। मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, खास तौर पे ये जो स्किन कैंसर्स होते हैं उनमें केराटिन ज्यादा होती है। अब केराटिन का काम क्या है, केराटिन बहुत इंपॉर्टेंट है। केराटिन ने आपको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देनी है, टेंशन बेयरिंग रोल प्ले करना है, स्ट्रेचिंग में हेल्प करती होती है। केराटिन क्या है, ये टोनोफिलामेंट है जो कि एसोसिएट होती है विद द डेस्मोसोम एंड हेमीडेस्मोसोम। एंड व्हाट इज डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। केराटिन सर्व एज अ इम्यूनोलॉजिकल मार्कर फॉर द ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द एपिथेलियम। खास तौर पे जो मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ द एपिथेलियल सेल ओरिजिन है, जिन्हें आप कार्सिनोमा कह रहे हैं, उनके साथ रिलेट करता है ये। उसके बाद है आपके पास विमेंटिन कंटेनिंग फिलामेंट। अब विमेंटिन किस में होगा, ये फाइब्रोब्लास्ट में हो सकता है, एंडोथेलियल सेल में, कॉन्ड्रोब्लास्ट में, और वेरस जितने भी यहाँ बस मैकेनिकल सेल है उनमें होता है। अब इनका क्या काम क्या है, इन्होंने ना केज लाइक स्ट्रक्चर बनाना है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, पिंजरा बना देना है अराउंड द न्यूक्लियस। स्ट्रक्चरल सपोर्ट देनी है फॉर द सेल विमेंटिन। अब ये चीज जो है ना ये आपकी इंपॉर्टेंट है और यही एमसीक्यू में आती है। विमेंटिन सर्व एज अ इम्यूनोलॉजिकल मार्कर फॉर द ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आता है आपका डेस्मिन प्लस विमेंटिन। अब बच्चों ये गौर से देखो, डेस्मिन ना थोड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, विमेंटिन जो है वो बोल्ड लेटर में नहीं है। वो मैं बताती हूँ कि क्यों ऐसे लिखा है। अच्छा, इसमें क्या है हमारे पास, ये होते हैं स्केलेटल, कार्डिक एंड स्मूथ मसल, तीनों के अंदर, ठीक है। फॉर्म फ्रेमवर्क लाइनिंग मायोफिब्रिल एंड
मायोफिलामेंट डज मीन सर्व एज अ, अब ये आपका एमसीक्यू है, डज मीन सर्व करता है एज अ इम्यूनोलॉजिकल मार्कर फॉर द ट्यूमर अराइजिंग फॉर मसल। अब इन दोनों को याद कैसे रखना है आपने, विमेंटिन और डेस्मिन को आपने सीवी सबमिट करानी है टू एमडी, सबमिट सीवी टू एमडी। सी से क्या होगा हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में ट्यूमर मार्कर कौन सा है, विमेंटिन। डी से क्या है, डेस्मिन। एम से क्या है हमारे पास, मसल, कौन से मसल, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल, स्केलेटन मसल। एक्चुअली ये किसके साथ आता है, स्मूथ मसल के साथ आता होता है आपका जो सिनेरियो आता है। तो डेस्मिन सर्व एज इम्यूनोलॉजिकल मार्कर फॉर द ट्यूमर अराइजिंग फॉर मसल। तो आपको ये दोनों आपके एमसीक्यू यहाँ पे कवर हो गए इसी एक निमोनिक के साथ, सीवी टू एमडी। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ग्लाल फिब्ररी एसिड प्रोटीन। अब देखो ये भी बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ ये विमेंटिन जो है वो भी आपके पास दिया हुआ है लाइट लेटर्स में। एंड में बताऊंगी कि क्यों है ये। अच्छा, इस ये कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये होते हैं एस्ट्रोसाइट में, ओलिगोडेंड्रोसाइट में, शॉन सेल में, न्यूरॉन में। हमने खास तौर पे जो ग्लाल फिब्ररी एसिड प्रोटीन है वो एस्ट्रोसाइट के साथ पढ़ी है। अच्छा, ये क्या करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। काम क्या है इसका, इम्यूनोलॉजिकल मार्कर है फॉर द ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम ग्लायल सेल। जितने भी ग्लायल सेल है उनमें ट्यूमर मार्कर कौन सा है, जीएफएबी। अच्छा, न्यूरोफिलामेंट, न्यूरोफिलामेंट ने क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करनी है एक्सॉन। अब उसका नाम ही बता रहा है न्यूरो, ठीक है। तो उसने किसे देनी है, एक्सॉन को देनी है, डेंड्राइट्स को देनी है। न्यूरोफिलामेंट सर्व एज अ इम्यूनोलॉजिकल मार्कर फॉर द ट्यूमर ऑफ न्यूरोनल ओरिजिन, जितने भी न्यूरॉन के ओरिजिन है। अब आपका ये वाली बात आ गई कि विमेंटिन यहाँ पे साथ साथ क्यों लिखा हुआ है। देखो, डेस्मिन, ग्लैल फिब्ररी एसिड प्रोटीन आर शोन विद विमेंटिन। क्यों इसके साथ शो कर रहा है, क्योंकि दे मेक कोपोलामराइज विद इट, मतलब ये उसके साथ कोपोलामराइजेशन में होते हैं, थोड़े थोड़े विमेंटिन लाजमी उनके साथ होगा। दे आर कैटेगराइज्ड एज, इन सबको हम क्या कह रहे हैं, डेस्मिन और ग्लायल फिब्ररी एसिड प्रोटीन को, कि ये विमेंटिन लाइक फिलामेंट है। इसी वजह से हमने इनके साथ साथ ना विमेंटिन लिखा है। लेकिन आपके जो एमसीक्यू आते हैं उसमें सिर्फ डेस्मिन की बात होती है या विमेंटिन की बात होती है या ग्लायल फिब्ररी एसिड प्रोटीन की बात होती है, इन दोनों को सबमिट करके नहीं लिखा होता। अच्छा, उसके बाद है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोसिस बच्चों हमने कल डिस्कस कर ली थी, क्या थी ऑस्मोसिस, डिफाइन ऑस्मोसिस बच्चों। जो लोअर कंसंट्रेशन से अपर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। मैंने आपको याद कराया था कि ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को नहीं भूलना बच्चों। आप क्यों भूल जाते हो, ये देखो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को नहीं भूलना। डिफिजन ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब डाइल्यूटेड फॉर्म से कंसंट्रेटेड फॉर्म में थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बात नहीं भूलनी, हायर टू लोअर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे आप क्या कह रहे हो, ऑस्मोसिस कह रहे हो। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए यूज होता है उसे आप क्या कह रहे हो, ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहे हो। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन के ऊपर। वाइल प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, प्लाज्मा में जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो क्या देखते हैं आप उसमें सोडियम की कंसंट्रेशन देखते हो। लेकिन इससे पहले आपको फिर पता होना चाहिए कि आपका एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड और इंट्रासेलर फ्लूइड वो क्या है, और मेनली उसके अंदर कौन कौन से आयन मौजूद होते हैं। एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड में क्या क्या होता है बच्चों, और आयन कौन से होते हैं, कैटाइन कौन से होते हैं, एनाइन कौन से होते हैं एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड में। सोडियम होता है एक्स्ट्रा हम्म, सेलुलर में, और और मोस्टली सोडियम होता है, और इंट्रा सेलुलर में पोटाशियम होता है। ठीक है। अच्छा, आपने एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड को कैसे याद रखना है, सी से, जो अंदर है ना उसका पानी होता है, नमकीन होता है, ठीक है। तो नमक से याद रखोगे, हर जगह नमक ही नमक। तो केटाइन और मेजर एनाइन कौन कौन से हैं? जो मेजर केटाइन है
वो है हमारे पास सोडियम, क्या है, मेजर केटाइन। जबकि जो मेजर एनाइन है वो कौन है हमारे पास, क्लोराइड। क्लोराइड एंड बाइकार। ये क्या है, मेजर एनाइन है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में याद कैसे रखना है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, कि ये सी है, ठीक है। सी के अंदर क्या होता है, नमक होता है, तो उसमें क्या होगा, NaCl होगा। NaCl में Na जो है वो क्या है हमारे पास, मेजर केटाइन है। जबकि मेजर एनाइन कौन सा है, क्लोराइड है और बाइकार्ब है। उसके बाद आता है आपका इंटरसेलुलर फ्लूइड। तो बच्चों इंटरसेलुलर फ्लूइड में क्या चीज होती है, मैम पोटेशियम और पोटाशियम, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम एंड प्रोटीन्स भी है ना इसमें। वेरी गुड, प्रोटीन्स भी हैं। अब देखो इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर मेजर केटाइन कौन से हैं और मेजर एनाइन कौन से हैं। मेजर केटाइन हो गया कैट, के और Mg, मैग्नीशियम। मेगा कैट, केटाइन मेगा कैट, ऐसे याद रहेगा आपको कि केटाइन थे ये, ठीक है। पोटाशियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। और उसके बाद एनाइन कौन कौन से हैं, एनाइन में आती है आपके पास प्रोटीन, ऑर्गेनिक फास्फेट, ATP, AMP, ADP, ये सारे क्या है हमारे पास, एनाइनिक प्रोटीन्स है। अच्छा बच्चों, इनसाइड द सेल मोर पॉजिटिव होता है या आउटसाइड द सेल मोर पॉजिटिव होता है। मैम आउटसाइड द सेल होता है ना। वेरी गुड, आउटसाइड द सेल, ये फर्ज करो सेल है, सेल के बाहर पॉजिटिविटी ज्यादा होती है और सेल के अंदर नेगेटिविटी ज्यादा होती है। कब, एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो इनसाइड द सेल जो है नेगेटिविटी होती है, आउटसाइड द सेल जो है वो पॉजिटिविटी ज्यादा होती है। अच्छा अभी देखो, वाइल कैलकुलेटिंग प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है तो आपने क्या करना है, सोडियम की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देनी है बाय 2 एनाइन। अब सोडियम क्या था, केटाइन था कि एनाइन था इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, केटाइन। केटाइन था, ठीक है। अच्छा उसके बाद है ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक अपना नाम ही बता रहा है कि वो प्रेशर जो किसी प्रोटीन ने एक्सर्ट करना है। ऑनकोटिक प्रेशर इज द कंट्रीब्यूशन मेड ऑफ टोटल ऑस्मोलैरिटी बाय कोलाइड्स, ठीक है। उसके बाद है ऑस्मोल। ऑस्मोल क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट, उसे आप क्या कहते हो, ऑस्मोल कहते हो। अब ऑस्मोलैरिटी की अगर बात करें तो ऑस्मोलैरिटी है ऑस्मोल पर लीटर। ऑस्मोलैरिटी क्या है, पर लीटर। ऑस्मोलैरिटी में पर लीटर, ये बात याद रखना। ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज विद इंक्रीज नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। अच्छा उसके बाद है हमारे पास एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। जो एंडोसाइटोसिस है ये क्या है हमारे पास, इसमें प्रोसेस। प्रॉपर्टी से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये तो ऑस्मोलैरिटी है ना जिसमें आर आ रहा है, तो ऑस्मोलैरिटी को मैम वो भी बता दें जरा साथ में। तो यहाँ पे टर्म्स यूज होती है ना, मतलब ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैलिटी में यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस होता है आपके पास लीटर्स का, ठीक है। और ऑस्मोलैलिटी, हाँ जो एल वाला है ना ऑस्मोलैलिटी, इसमें आएगा पर किलोग्राम, नंबर ऑफ ऑस्मोल ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम। ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल या फिर प्लाज्मा सैंपल, उसमें आप यूज करते हो ऑस्मोलैलिटी, एल वाला। आर वाला जो है नंबर ऑफ ऑस्मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सिर्फ यही लीटर का और नंबर ऑफ पार्टिकल का डिफरेंस है, किलोग्राम में और लीटर में। अब लैरिटी वाला जो है ना, ये मेनली आप लेबोरेटरी टेस्टिस और जो केमिकल टेस्ट करते हो ना उसमें यूज करते हो। अच्छा नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या हो रहा है, प्रोसेस बाय विच लार्ज मॉलिक्यूल इंटर अ सेल membrane protein कौन सी, कैलेथ्रिन इन्वॉल्व इन रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ये कैलेथ्रिन का एमसीक्यू आपके पास आया हुआ है।
दो टाइप की एंडोसाइटोसिस होती हैं, एक है पिनोसाइटोसिस, एक है फेगोसाइटोसिस। जिम्नोसाइटोसिस है, पिनो मतलब पीना, पानी की तरह, तो इनगल्फिंग ऑफ लिक्विड, उसे आप क्या कहते हो, पिनोसाइटोसिस। जबकि फेगोसाइटोसिस क्या है, इनगल्फिंग एन अदर सेल आर ऑर्गेनिक मैटर, उसे क्या कहते हैं हम, फेगोसाइटोसिस। अब जो एक्सोसाइटोसिस वो अपोजिट ऑफ द एंडोसाइटोसिस है, अपोजिट ऑफ एंडोसाइटोसिस, सेल रिमूव ऑफ मटेरियल। अच्छा, उसके बाद एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन के ऊपर आपके काफी सारे एमसीक्यू आए हुए हैं। एल्ब्यूमिन क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर 75 to 80% ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ह्यूमन प्लाज्मा। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन है ये। हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन बच्चों कौन सी पढ़ी थी हमने, मायोसिन। मायोसिन नहीं पढ़ी। अच्छा, अब यहाँ पे एक एमसीक्यू ये आता है कि लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन कौन सी है, तो वो आपकी एल्ब्यूमिन है। कंसंट्रेशन लेकिन इसकी ज्यादा होती है, हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, एल्ब्यूमिन एक्ट एज अ को ट्रांसपोर्ट फॉर द फैटी एसिड। अब दूसरा एमसीक्यू क्या आता है कि एसिडिक ड्रग किसके साथ बाइंड करती है, बेसिक ड्रग किसके साथ बाइंड करती है, तो ए से एसिडिक ड्रग, ए से एल्ब्यूमिन। एसिडिक ड्रग ने बाइंड करना है एल्ब्यूमिन के साथ, जबकि बेसिक ड्रग को आपने याद रखना है बीजी से। बी से बेसिक ड्रग, जी से ग्लाइकोप्रोटीन, तो अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करती है आपकी बेसिक ड्रग। एल्ब्यूमिन नॉर्मली एब्सेंट होता है यूरिन के अंदर। जब यूरिन टेस्ट कराते हो नॉर्मली, तो उसमें प्रोटीन आती होती है, नो मैम। नो। नहीं आती, इसीलिए उन्होंने कहा कि नॉर्मली जो है एल्ब्यूमिन एब्सेंट है इन द यूरिन। सीरम एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन फॉल ग्रेजुअली फ्रॉम द अर्ली प्रेगनेंसी एंड इट इज रिलेटेड टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो ज्यादा सी बात है उसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कम नजर आते हैं, हालांकि वो होते नॉर्मल है लेकिन आपको कम नजर आते हैं क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, यही बात उन्होंने की हुई है। इट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज सीरम प्रोटीन एज इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। ये भी बच्चों आपके एमसीक्यू आए हुए हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस किसी का देखना है तो आपने उसमें क्या कराना है, एल्ब्यूमिन कराना है। अच्छा, प्री ऑपरेटिव एल्ब्यूमिन लेवल आर बेटर प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर फॉर द एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स फॉर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इन द सर्जिकल पेशेंट। अच्छा, उसके बाद आता है आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब उनका अपना नाम ही बता रहा है, पॉजिटिव ने क्या करना है, एग्जैजरेटेड रिस्पांस देने, नेगेटिव ने क्या करना है, स्टिमुलाई से कम रिस्पांस देना। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, output exaggerate the original stimulus. Positive feedback also called, उसे आप क्या कहते हैं, vicious cycle, because it is defect and fail to save a life and once started, तो ये जो है ना टिल डेथ आपका स्टार्ट रहता है। जैसे डीआईसी, डीआईसी में ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू होती है ना, तो तब तक रहती है जब तक के बंदे की डेथ ना हो जाए। अब यहाँ पे क्या है, ब्लड क्लॉटिंग है, चाइल्ड बर्थ है, ल्यूटिनाइजिंग हो जाए, ये सारे क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। द एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन द यूट्राइन मसल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ये भी क्या है हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, अपोजिट टू द इनिशियल स्टिमुलस आपको रिजल्ट मिल रहे होते हैं, इसे आप कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। अब इसमें मोस्ट ह्यूमन सिस्टम अचीव होम्योस्टेसिस बाय द नेगेटिव फीडबैक, मतलब एक चीज बढ़ती है तो उस बड़ी हुई चीज ने जाके उस स्टिमुलस को कम करना होता है जो कि उसे इंक्रीज कर रहा होता है। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल क्या बताई हुई है आपको, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स बताया हुआ है और रेनशॉर्ट्स, उनके ऊपर क्या होता है हमारे पास फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक सिर्फ अपने तो है एमसीक्यू एग्जाम्पल में आते हैं, मतलब जितने भी एग्जाम्पल है ना वही आते हैं एमसीक्यू में, इनकी कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं आती होती। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास ऑल ऑल नन प्रिंसिपल। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर तो आप स्टिमुलेशन देते हो एक नर्व फाइबर को, ठीक है, तो वहां पे एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। लेकिन एक्शन पोटेंशियल कब प्रोड्यूस होगा, जब एडिक्वेट स्टिमुलस दोगे, उतना स्टिमुलस दोगे जितना कि एक्शन पोटेंशियल के लिए जरूरी है। फर्स्ट करो, एक एक्शन पोटेंशियल को प्रोड्यूस करने के लिए 60 मिली वोल्ट देना जरूरी है, तो अगर आपने दिया 60 मिली वोल्ट तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया। लेकिन अगर आपने दिया 50 मिली वोल्ट, आपने दिया 40 मिली वोल्ट, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होगा।
ठीक है। अच्छा, अगर तो 60 मिली वोल्ट जरूरी है और आपने दे दिया 100 मिली वोल्ट, तो क्या बहुत ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना शुरू हो जाएगा? नहीं, उतना ही होगा जितना कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, मतलब उसमें से 60 मिली वोल्ट ही वो बंदा यूज करेगा। इसे आप कह रहे हो ऑल आर नन प्रिंसिपल कह रहे हो। अब देखो, अकॉर्डिंग टू ऑल आर नन प्रिंसिपल, इफ स्टिमुलस रीच थ्रेशोल्ड द एक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज सेम, स्ट्रॉन्गर इम्पल्स विल नॉट काज लार्ज इम्पल्स। मतलब ये नहीं है कि अगर 60 मिली वोल्ट आपको जरूरत है और आपने 100 मिली वोल्ट दे दिया तो इसका क्या मतलब कि लार्ज इम्पल्स प्रोड्यूस हो, नहीं, होगी वही जितनी होनी है। इफ स्टिमुलस इज टू स्मॉल, अगर बहुत कम आपने स्टिमुलस दिया तो नो एक्शन पोटेंशियल। इफ स्टिमुलस इज थ्रेशोल्ड, तो फिर क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल। लेकिन अगर स्टिमुलस लार्जर देन द थ्रेशोल्ड आपने दे दिया, सुपरा थ्रेशोल्ड, तो फिर क्या होगा? सेम साइज का एक्शन पोटेंशियल होगा जैसे जितना के होना था। ऑल आर नन प्रिंसिपल अकर कहाँ पे होता है? एट द एक्सॉन हेलो। बच्चों ये अभी आपके एसके 18 और 19 के क्वेश्चंस जो है ना उनमें ये था ऑल आर नन वाला। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टाइटिन प्रोटीन। टाइटन, टाइटन को याद रखो ऐसे है जैसे टाइट कपड़े, टाइट कपड़े होंगे तो क्या होगा, मतलब कोई चीज, कोई बंदा या कोई चीज बहुत ज्यादा मोटी होगी जिसकी वजह से वो टाइट उसके कपड़े हो गए हैं और वो फट गए हैं, ठीक है। तो मतलब लार्ज प्रोटीन कौन सी है? टाइटन है। टाइटन इज लार्जेस्ट नॉन प्रोटीन। अब स्टेबलाइज करती है पोजीशनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स को। फंक्शन एज, तो क्या फंक्शन है इसका? मॉलिक्यूलर स्पारिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैसिव इलास्टिसिटी ऑफ द मसल। मसल की इलास्टिसिटी के लिए कौन सी प्रोटीन जरूरी है? टाइटिन जरूरी है। अच्छा, उसके बाद इट जी लाइन टू एम लाइन इन सार्कोमेयर, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि जी लाइन को एम लाइन से मिलाती है इन द सार्कोमेयर। टाइटन इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द मसल। मतलब पहले एक्टिन और मायोसिन है और तीसरी कौन सी है? यही आपकी टाइटिन है। इन एन एडल्ट ह्यूमन कंटेनिंग, एडल्ट ह्यूमन में कितना टाइटिन होती है? 0.5 किलोग्राम। रिटर्न टू रिलैक्स पोजीशन, और इसमें डिफरेंस क्या है? टाइटन इज द लार्जेस्ट प्रोटीन, जबकि एक्टिन क्या है? एक्टिन के सी को बड़ा लिखते हैं आपने। अबंडेंट प्रोटीन इन द यूकैरियोटिक सेल, वो कौन सी है हमारे पास? एक्टिन है। उसके बाद है कोलेजन, कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बॉडी। उसने कितना बनाना है? 25 to 35% ऑफ द होल बॉडी प्रोटीन बनानी है कोलेजन ने। कोलेजन हमारे जो हेयर, नेल, इधर ये सारी किस किस चीज के बने हुए हैं? कोलेजन फाइबर के ही बने हुए हैं ना। और इवन के आइस में भी आपके कोलेजन है, रेटिना में। अच्छा, उसके बाद क्या है? डिस्ट्रोफिन जीन इज लॉन्गेस्ट नोन ह्यूमन जीन, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग द प्रोटीन कॉल्ड डिस्ट्रोफिन। अच्छा, उसके बाद बच्चों आपके कुछ सेल हैं, लेकिन सेल से पहले आपको सेल साइकिल का पता होना चाहिए। मैम एक चीज़ बताइएगा, जो अभी हमने बताया था आउटसाइड द सेल पॉजिटिव और इनसाइड, इसमें इनसाइड द सेल पॉजिटिव नहीं होता रेस्टिंग में, क्योंकि हम कहते हैं कि सेल इज़ अ बैग ऑफ पोटेशियम, मतलब पोटेशियम आपका इंट्रासेलुलर ज़्यादा होता है ना 98%। नहीं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आपका हमेशा इनसाइड जो है वो नेगेटिव रहेगा, जबकि आउटसाइड जो है वो मोर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो मैम जब पोटेशियम अंदर जाता है तो वो हम उसकी बात कर रहे हैं जब एक्शन पोटेंशियल हो रहा होता है, ये उस टाइम वाली पे। हाँ, जब स्टार्ट होता है, जब स्टार्ट होता है। क्योंकि ये रफ़ी का भी एक एमसीक्यू है ना कि रिगार्डिंग पोटेशियम इट इज 98 इंटरेस्ट, मतलब वैसे भी पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो ये वो उस वक्त की बात कर रहा है जब पोटेंशियल हो रही होती है, एक्शन पोटेंशियल वाले टाइम की, नॉट रेस्टिंग मेम्ब्रेन। कि एक्स्ट्रा आईसीएफ डिफर्स फ्रॉम ईसीएफ कि उसमें इंक्रीज पोटेशियम है, और रिगार्डिंग पोटेशियम 98% इंट्रासेलुलर। हाँ, वो एक्शन पोटेंशियल की बात है ना, एक्शन उस पोटेंशियल वक्त में जितना होगा। सही सही, मतलब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन में जो मैंने बताया था वो सही है ना, मतलब नेगेटिव, मोर नेगेटिव इनसाइड एंड मोर पॉजिटिव आउटसाइड। मोर पॉजिटिव आउटसाइड है। ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा, अभी हम करते, अच्छा सेल क्या है बच्चों? सेल फिजियोलॉजी में सेल हमने देखा था कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है आपके पास। सेल, सेल में ना मेनली दो साइकिल इन्वॉल्व है। एक है आपका इंटरफेस जिसमें सेल साइकिल इंटर हो रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है आपके पास? माइटोटिक फेज है। ये दो फेज है, इंटरफेज है और दूसरा क्या है हमारे पास? माइटोटिक फेज।
अब सेल ने अगर डिवीजन करनी है तो डिवीजन ये कैसे स्टार्ट करेगा? सबसे पहले तो इसके पास डुप्लीकेट प्रोडक्ट होने चाहिए ना, इसने ऑर्गन्स को और डीएनए को और वो सारी चीजें, मतलब जो एक सेल बनाने के लिए जरूरी है, उन सब की डुप्लीकेशन जरूरी है। अगर डुप्लीकेशन नहीं होगी तो फर्दर तो सेल नहीं बनेंगे, पहले डुप्लीकेशन होगी उसके बाद जाके सेल बनेंगे। अब सबसे पहले आता है आपके पास प्री साइनेप्टिक फेज। ये जो G1 फेज है ना, इसे आप कहते हो प्री साइनेप्टिक, सॉरी प्री सिनेप्टिक कह रही हूँ, प्री सिंथेटिक फेज, प्री सिंथेटिक फेज, G1 फेज, ठीक है। या फिर इसे क्या कहते हैं हम, ग्रोथ वन फेज। ये G1 का नाम है, ग्रोथ वन फेज, सेलुलर ग्रोथ है। देखो ये सारा पर्पल में जो शो कराया हुआ है ये क्या है, सेलुलर ग्रोथ है। इसके तीन नाम है, प्री सिंथेटिक फेज, गैप वन फेज या फिर ग्रोथ वन फेज, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये प्रिपरेटरी फेज है इन विच इट फॉर्म प्रोटीन, इंजाइम, इंक्रीज करना है इसने अपना साइटोप्लाज्म और डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए जितना भी चीजें जरूरत है, चाहे वो इंजाइम है, चाहे प्रोटीन है, चाहे साइटोप्लाज्म है, या किसी भी अदर चीज की जरूरत है फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, तो वो सारी चीजें यहाँ पे होंगी। मतलब अगर आपने किसी शादी में जाना है तो शादी में जाने के लिए आपको क्या चीज जरूरी है, कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, मेकअप बॉक्स, ये सारा कुछ आपने चेक करना है कि ये सारा कुछ मेरे पास है। तो ये कौन सी है, आपकी G1 फेज है। अब आगे आ जाओ एस फेज। एस फेज क्या है, आपकी सिंथेटिक फेज है। सिंथेटिक फेज में क्या करना है, अब आपके पास कपड़े, ज्वेलरी, सारा कुछ आ गया, अब आपने तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब वो तैयारी जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या है, रेप्लिकेशन स्टार्ट, ठीक है। अब इस रेप्लिकेशन में क्या आता है, 2n जो है ना वो 4n में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम बिकम डबल स्ट्रक्चर, ये क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन फेज है, ठीक है। मतलब डीएनए ने रेप्लिकेट किया, रेप्लिकेट करके सेल इंक्रीज कर दिए, और इसमें क्या हुआ, इसका नाम ही, एस फेज का नाम सिंथेसिस फेज या फिर रेप्लिकेशन फेज है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास पोस्ट सिंथेटिक, प्री माइटोटिक या फिर G2 फेज। पोस्ट सिंथेटिक, प्री माइटोटिक या फिर G2 फेज, ठीक है। अब इस फेज में क्या हो रहा है, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर डिवीजन ऑफ जेनेटिक न्यूक्लियर मटेरियल। एस फेज में आपने तैयारी की थी, तैयारी करने के बाद आप G2 फेज में है। G2 फेज में ना अब आपने घर से निकलने के लिए, शादी वाला जो मैरिज हॉल है, ये शादी वाला घर है, उधर जाने के लिए अपनी तैयारी करनी है। वो कौन सी जगह है, G2 फेज है। अब G2 फेज में क्या हो रहा है, जेनेटिक न्यूक्लियर मटेरियल की डिवीजन स्टार्ट हो रही है। फिर आता है आपके पास एम फेज। एम फेज में फर्दर ये छोटे छोटे फेज हैं जो हमने किए थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइन। अब मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रही, वो मैंने आपको करा दी थी। अब मेनली सीधा सीधा चीजें इसमें देखो कि क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल फ्रॉम अ सिंगल सेल, उसे क्या कहते हैं, सेल। ये पूरे चीज को सेल साइकिल कह रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल फ्रॉम अ सिंगल सेल, इसे आप क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। अब सेल साइकिल के ना तीन फेट होते हैं, या तो ये सेल साइकिल डिवाइड होके नेक्स्ट डिवीजन स्टार्ट कर देता है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल में ये सारा कुछ चल रहा होता है। मतलब एक दफा ये सेल साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर अगली दफा फिर स्टार्ट हो जाएगा, फिर कंप्लीट होगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा। ये वाले जो सेल हैं ये कौन से होते हैं, लेबाइल सेल होते, LABILE, लेबाइल सेल। अब लेबाइल सेल को रट्टाफाई कैसे करना है, ये चीजें अभी तो हमें बहुत आसान लगती हैं, वहां बैठ के भूल जाते हैं कि लेबाइल कौन से थे, स्टेबल कौन से थे, परमानेंट कौन से थे। लेबाइल स्टेज को ना आज के बाद आपने लेबाइल नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना है लारेब। लारेब स्टेज है। अब लारेज, क्योंकि लारेब जो है वो फीमेल है, ठीक है। फीमेल ने क्या करना है, तैयार भी होना है, आ, ये सारा मटेरियल इस पूरे प्रोसेस से भी गुजरना है, और उसके बाद उसने क्या करने हैं, बच्चे पैदा भी करने हैं। तो बच्चे पैदा करना क्या है, मजीद डिवीजन का फेज है ना, बार बार डिवाइड होता रहेगा, उसने मजीद बच्चे पैदा करने हैं, ठीक है। तो लेबाइल फेज इस लारेब फेज, इसने क्या करने हैं, नेक्स्ट डिवीजन स्टार्ट करनी है। तो हर बार जो डिवीजन में सेल जाएंगे वो कौन से जाएंगे, लेबाइल सेल जाएंगे। जैसे आपके स्किन के सेल हो गए, हेयर फॉलिकल हो गए। आगे आता है हमारे पास G0 फेज, ये वाला, कि कुछ ऐसे सेल हैं जो G0 फेज के अंदर आके स्टक हो जाते हैं। सेल अरेस्ट इन G0 फेज, ठीक है, या फिर रेस्टिंग फेज, और उसके बाद तब डिवाइड होंगे जबकि इनके डिवीजन की जरूरत होगी। तो वो कौन से सेल हैं हमारे पास, PKLI। व्हाट इज PKLI, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। उसके बाद है आपके पास पर, जी
मैम जी नॉट में परमानेंट नहीं, जो ये स्टेबल सेल्स है वो स्टेबल सेल हैं, इनमें एग्जांपल आती है आपके PKLI। ठीक है, ये मैं आगे आपको सारा डिटेल कराती हूँ ना तो फिर सारा बताती हूँ। अच्छा, उसके बाद है आपके पास परमानेंट सेल। जो परमानेंट सेल है उन्होंने क्या करना है, वो एक स्पेसिफिसिटी अपनी अचीव करते हैं, उसके बाद खत्म, फिर ये कभी भी डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, उनमें क्या आता है, आपके कार्डिक मसल आते हैं, आरबीसीज आ जाते हैं, स्केलेटल मसल आ जाते हैं। अगर मेनली स्केलेटल मसल, मेजर पोर्शन ऑफ द स्केलेटल मसल आपका चला गया ना तो वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो चेक पॉइंट्स हैं। जैसे फीमेल तैयार होती है ना, तैयार होने के बाद उन्हें क्या करना है, जब तैयार हो रही होती है तब भी वो शीशा देख रही होती हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। उसके बाद फिर जब वो तैयार हो जाते हैं, फाइनल जब वो निकलने लगते हैं घर से, शीशा देख के निकलेंगे। फिर जब गाड़ी में बैठे हैं और मैरिज हॉल की तरफ जा रहे हैं तो गाड़ी में भी पहले वो शीशा देखेंगी कि अच्छा अभी हमारा मेकअप वगैरह सब सेट है, तो फिर वो निकल के शादी हॉल में जाएंगी। तो ये जो है उसके क्या है, चेक पॉइंट्स है। अब पहला चेक पॉइंट सेल साइकिल में कौन सा आता है, पहला चेक पॉइंट आता है आपका बिटवीन G1 एंड S फेज। इन दोनों फेज के यहाँ पे आएगा एक चेक पॉइंट। चेक पॉइंट ने क्या करना है, देखना है कि भाई हमारे पास जो कपड़े, जूते, ज्वेलरी और वो थे, क्या कहते हैं, मेकअप था, वो पूरा है, वो हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि नहीं। चेक पॉइंट बिफोर रेप्लीकेशन, उससे क्या कह रहे हैं, फर्स्ट चेक पॉइंट कह रहे हैं। अब दूसरा चेक पॉइंट आफ्टर रेप्लीकेशन, बंदी तैयार हो गई हुई है, ठीक है, अब उसने निकलना है घर से या फिर गाड़ी से कि शादी हाल की तरफ मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो दूसरा चेक पॉइंट है कि अब मैं सही तैयार हुई हूँ कि नहीं, या अगर गलत कोई प्रोटीन बन गई है या सेल ठीक तरह से नहीं बने तो वो डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है ये सेकंड चेक पॉइंट, आफ्टर रेप्लिकेशन बिफोर डिवीजन। डिवीजन बाद में होगी, रेप्लिकेशन के बाद वो देखते हैं कि अच्छा जो चीज हमें रिक्वायर्ड थी, जो रेप्लिकेशन हमने की वो ठीक हुई भी है कि नहीं। तो ये वाली जो चेक पॉइंट है इसे हम क्या कह रहे हैं, सेकंड चेक पॉइंट कह रहे हैं। अभी हम देखते हैं अपने लेबाइल सेल, स्टेबल सेल और परमानेंट सेल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले था लेबाइल सेल। लेबाइल सेल को हमने कैसे याद किया, लारेब से, कि इसने बार बार है वो डिवाइड हो जाना है। तो डिवाइड जब होना है तो इसका मतलब है ये जी नॉट फेज में नहीं जाएगा, मतलब रेस्टिंग फेज में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, रेस्टिंग फेज में नहीं जाएगा, वेरी शॉर्ट उसका जी फेज होगा। और जो कीमोथेरापी की ड्रग्स है उन्होंने किसके ऊपर इफेक्ट करना है, उन्होंने इसी आपके जो लेबाइल फेज है ना इसके ऊपर इफेक्ट करना है। उसके बाद है आपके पास स्टेबल सेल। स्टेबल सेल में क्या होता है, स्टेबल सेल या क्विसेंट सेल ये होते तो जी नॉट सेल में है, ठीक है, अरेस्ट हो जाते हैं जी नॉट फेज में। लेकिन अगर डिवीजन की जरूरत पड़ती है तो फिर ये डिवाइड भी हो जाते हैं, G1 फेज में आ जाते हैं, डिवाइड अंडर सर्टेन कंडीशन। अब इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था PKLI। व्हाट इज PKLI? P से है पेंक्रियाटिक सेल, K से है किडनी की सेल। अब देखो ये किडनी सेल दिखाया हुआ है। उसके बाद हमारे पास L से क्या है, हमारे पास लीवर की सेल। और I से आपने याद रखना है पेरीओस्टियल सेल। पेरीओस्टियल सेल। किडनी के भी कौन से सेल, मेनली प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इन्वॉल्व होती हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को बच्चों हमने कई दफा पढ़ा है कि ये खानदान का होनहार बच्चा है जिसे सबसे ज्यादा नजरें लगती हैं। मतलब सबसे ज्यादा इंजरी भी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है, लेकिन रीजनरेशन पावर भी किस में है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। लिवर सेल और इसके अलावा लिम्फोसाइट, ये सारे क्या है हमारे पास स्टेबल सेल है। फिर आते हैं आपके परमानेंट सेल। जो परमानेंट सेल है ना वो हमेशा जी नॉट फेज में ही रहते हैं, इन्होंने डिवाइड नहीं होना। और रीजनरेट कहाँ से हो रहे थे, फ्रॉम द स्टेम सेल। अब जैसे हमारे हार्ट के सेल हैं, जैसे न्यूरॉन सेल हैं, जैसे स्केलेटल मसल सेल हैं, ये सारे सेल कौन से हैं हमारे पास, परमानेंट सेल है। आरबीसी भी आपके परमानेंट सेल है। सेल टाइप कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप। कौन से, लेबाइल सेल है, स्टेबल सेल है, परमानेंट सेल है। लेबाइल सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल है, पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल होम्योस्टेटिक फंक्शन एंड अफेक्टेड बाय। और जो लेबाइल सेल होते हैं ये अफेक्टेड होते हैं बाय द कीमोथेरापी। एग्जांपल क्या है, बोन मैरो सेल,
गट के सेल, एपिथेलियम के सेल, स्किन के, हेयर फॉलिकल, जर्म सेल, ये सारे कौन से हैं? लेबाइल सेल है। उसके बाद आते हैं आपके स्टेबल सेल। जो स्टेबल सेल है ये नॉर्मली डिवाइड नहीं होते, लेकिन अगर जरूरत हो तो फिर डिवाइड हो जाते हैं। अब एग्जांपल क्या है? हिपैटोसाइट है, लिम्फोसाइट है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है और पेरिओस्टियल सेल है। उसके बाद आता है आपका परमानेंट सेल। परमानेंट, दी सेल आर अनएबल टू डिवाइड इवन आफ्टर इंजरी, जैसे न्यूरॉन सेल, स्केलेटल, कार्डिक मसल सेल एंड आरबीसी। रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल कैन नॉट बी रीजनरेट इन द टिश्यू कंपोज्ड ऑफ, तो कौन से नहीं फिर से बनेंगे? परमानेंट सेल। परमानेंट सेल फाउंड इन किस में होते हैं? मायोकार्डियम, मायोकार्डियल सेल में। अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल रीजनरेशन एबिलिटी ऑफ द मेमेलियन सेल, मोस्ट लाइकली, तो मोस्ट लाइकली कौन से डिवाइड होते हैं? लेबाइल सेल डिवाइड होते हैं। कवरिंग एपिथेलिया और ब्लड वेसल, उनमें कौन से होते हैं? आपके लेबाइल सेल होते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व सेल रिपेयर आर चेंज एवरी 2 वीक ड्यू टू, तो किसकी वजह से? उनमें बेसल सेल होते हैं, उसकी वजह से ये बार बार चेंज होते रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास बेसल सेल, बेसल रूट गैंग्लिया। बच्चों उन्होंने कहा है कि जो साइनेप्सिस है ना वो मोस्टली एब्सेंट होता है किसमें? इन द बेसल रूट गैंग्लिया। डॉर्सल रूट गैंग्लियन आपको दिखाए हुए हैं, वेंट्रल रूट गैंग्लियन दिखाए हुए हैं, मसल फाइबर दिखाया हुआ है, सेंसरी न्यूरॉन है, इनपुट आउटपुट दोनों दिखाए हुए हैं। लेकिन जो साइनेप्सिस है ना वो किसमें एब्सेंट हो रहे हैं? आपके डॉर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर। जो अभी डॉर्सल रूट गैंग्लिया है उसमें किसी किस्म के ये सिनेप्स नहीं बनते। ठीक है, ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हमने पढ़े थे, ये इस तरह के सिनेप्सिस नहीं बनते इन द डॉर्सल रूट गैंग्लिया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इन द एक्साइटेटरी सिनेप्स। अब एक्साइटेशन में क्या होता है? कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, लेकिन कहाँ पे? पोस्ट सिनेप्टिकली। पोस्ट सिनेप्टिकली कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा थ्रू द लाइगेंड गेटेड चैनल। अब यहाँ पे ना प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक दोनों देख लो, फिर मैं दिखाती हूँ। रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज अ केमिकल सिनेप्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम टू द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। और इन सीएनएस, सीएनएस में एक न्यूरॉन जो है वो साइनेप्स करता है मोर देन वन न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, उसमें एक्साइटेटरी भी होगा और इनहिबिटरी भी होगा। अब ये देखो, एक्शन पोटेंशियल आया, यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे पास कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा है, तो कैल्शियम इन्फ्लक्स वाला हो गया। ठीक है, कैल्शियम इन्फ्लक्स, एक्शन पोटेंशियल रीच एट द एक्सॉन टर्मिनल एंड डीपोलराइज द मेम्ब्रेन। एक्शन पोटेंशियल आया, उसने क्या किया? डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन कर दिया। अब क्या होगा? आपके जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है इन्होंने ओपन होना है और कैल्शियम को फ्लो इन कराना है, कैल्शियम ने अंदर मूव करना है, फ्लो इन कराना है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास? कैल्शियम इन्फ्लक्स ट्रिगर सिनेप्टिक वेसिकल टू रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। अब यही कैल्शियम इन्फ्लक्स ही है जिसने रिलीज करना है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर bind to receptor on the target cell, in this case causing positive ion to flow in। अब कैल्शियम के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो अंदर की तरफ फ्लो करता है ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, यहाँ पे देखो प्री सिनेप्टिक सेल और पोस्ट सिनेप्टिक सेल आपको दोनों दिखाए हुए हैं। ऊपर वाला ये है प्री सिनेप्टिक, नीचे वाला पोस्ट सिनेप्टिक। अब इसमें क्या हो रहा है? कैल्शियम की मूवमेंट इनसाइड, यहाँ पे भी कैल्शियम जो है वो क्या है हमारे पास? पॉजिटिव आयन इनफ्लक्स कर रहे हैं पोस्ट सिनेप्टिक ट्रांसमिटेड टर्मिनल्स के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट है आपका अनमाइलिनेटेड नोसिसेप्टर प्राइमरली अफेक्ट afferent fiber synapse directly to one of the following neuron in the spinal cord। तो वो किसके साथ करते हैं? अब ये है क्या फाइबर? कौन से हैं? नोसिसेप्टिव फाइबर है। ठीक है, तो ये किसके साथ करते हैं? विद द स्पाइनोथैलेमिक न्यूरॉन इन लैमिना 1। तो लैमिना 1, 2, 3 एंड 4 डिफरेंट हैं स्पाइनोथैलेमिक न्यूरॉन में, ये मैंने आपको पहले शो कराए हैं। ये वाले, ये जो है ये डिफरेंट लैमिना है। ये है हमारे पास स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट,
अब यहाँ पे जो है अंदर ये आपको लेमिनास शो कराए हुए हैं 1 2 3 एंड 4। अब जो नोसिसेप्टर का है वो कहाँ पे है, यहाँ पे लेमिना 1 में। अच्छा नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट प्लैंक्निक नर्व सिनैप्स, कहाँ पे सिनैप्स करेगी, सीलियक गैंग्लियन में। ये हमने उसमें भी पढ़ा है एब्डोमेन वाले चैप्टर में। अ मैन व्हाइल वर्किंग एक्सीडेंटली लैंड हिज फुट ऑन pointed object immediately removed it, which of the following involved in the withdrawal reflex। तो ये कौन सा है हमारे पास, मल्टी सिनेप्टिक रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट के नर्व कंडक्टिंग वन सेंसेशन मोडेलिटी एट अ टाइम, तो ये क्या है हमारे पास, लेबल लाइन प्रिंसिपल है। अंडर माइक्रोस्कोप डेंड्रिटिक सेल सिनैप्स किसके साथ सिनैप्स करते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ। और बेली वाले सेरिबेलम के अंदर क्या होता है हमारे पास, फ्लास्क शेप सेल होते हैं। बेली वाले सेरिबेलम में फ्लास्क शेप सेल होते हैं। Purkinje cell body are shaped like a floss cell, many thread like extension called, उन्हें आप क्या कहते हो, thread like extensions को dendrites कहते हो। the these are afferent fiber from the cerebellar cortex, belly वाले cerebellum से।